भैरवी ने मुस्कुराते हुए शिवा से कहा, दरअसल मैं तो तुम्हें यहाँ मेरी सुनहरी लोमड़ी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया कहने आई हूँ। भैरवी की बात सुनते ही अचानक से शिवा को सुनहरी लोमड़ी का ख्याल आ गया। दरअसल 2 दिन पहले जब शिवा ने उस्ताद रंगास्वामी के घर पर हुए झगड़े में उसका हाथ काटा था, तो उसने वहां बिल्ली और लोमड़ी जैसे दिखने वाले एक सुनहरे जानवर को बचाया था। वो जानवर काफी समझदार था और उसे देखकर ही लग रहा था कि उसे संभालना किसी साधारण परिवार के बस का नहीं था। शिवा ने उसी जानवर के बारे में सोचते हुए मन ही मन कहा, कहीं भैरवी उसे सुनहरी लोमड़ी की बात तो नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी शिवा ने अनजान बनते हुए भैरवी से पूछा, अच्छा कौन सी सुनहरी लोमड़ी? मैं कुछ समझा नहीं। जब भैरवी ने देखा कि शिवा अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसने अपनी मादक अदाओं से आंखों को तरेड़ते हुए अपने शराब के गिलास को उठाया और उसे अपने लाल रसीले होठों से लगाते हुए कहा, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूं। वैसे तुम्हें पता है, स्वामी खानदान की पुरानी मुखिया देविका वापस आ चुकी है। भैरवी की बात सुनकर शिवा की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसे लगने लगा कि शायद स्वामी खानदान का इरादा इस मामले को आगे बढ़ाने का है, तो उसने मन ही मन कहा, स्वामी खानदान की मुखिया देविका, अब ये कौन है? यही सब सोचते हुए शिवा ने भैरवी को गौर से देखा तो अचानक उसे एहसास हुआ कि भैरवी के शरीर से कुछ दिव्य ऊर्जा की तरंगें निकल रही हैं। हालांकि भैरवी उन दिव्य तरंगों को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी शिवा तो शिवा था। जैसे ही उसे वो दिव्य ऊर्जा महसूस हुई, वो तुरंत समझ गया कि भैरवी कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए शिवा सतर्क हो गया। लेकिन फिर भी उसने ऊपर से खुद को शांत और बेफिक्र दिखाते हुए कहा, ओह अच्छा, स्वामी खानदान की कोई पुरानी मुखिया भी है? शिवा का सवाल सुनकर भैरवी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आ गई। उसने अपनी मादक आवाज में कहा, बिल्कुल, उस्ताद रंगास्वामी ने जबरदस्ती अपनी बड़ी बहन से स्वामी खानदान के मुखिया की जगह छीन ली थी। अब जब तुमने उस्ताद रंगास्वामी का हाथ काट दिया है, तो वो फिर से लौट आई है। हालांकि मैं ये तो नहीं जानती कि अपने भाई से हुए झगड़े के बाद देविका अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कलरी पाइटू सीखने कहाँ गई थी, लेकिन अब वो वापस आ चुकी है। इतना कहकर भैरवी ने कुटिल मुस्कान के साथ धीमे स्वर में शिवा के पास आकर कहा, वैसे तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम इस बात से परेशान हो, लेकिन हो सकता है कि वो तुमसे बदला लेने के लिए आए। शिवा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराकर कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। अगर इस बार उन्होंने मुझे उकसाने की कोशिश की, तो उसका अंजाम सिर्फ एक हाथ गंवाने जितना आसान नहीं होगा। इस बार तो उन्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। ये सुनकर भैरवी ने मादक अंदाज में कहा, हाय, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें। वैसे इंसान को इतना बेफिक्र भी नहीं होना चाहिए। इतना कहकर भैरवी शिवा के थोड़ा और करीब आ गई, मानो दिखाना चाहती हो कि उसे शिवा में दिलचस्पी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपना यहाँ आने का मकसद बिल्कुल नहीं भूली थी। उसने अपनी आवाज की मिठास को बरकरार रखते हुए कहा, शिवा सुनो ना, मेरी सुनहरी लोमड़ी मेरे लिए मेरा सबसे कीमती खजाना है। वो मेरे साथ ही बड़ी हुई है, इसलिए वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम चाहो तो मेरी सुनहरी लोमड़ी का ख्याल रखने के बदले में मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे किसी भी जानवर का ख्याल रखने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर भैरवी ने बार के शराबियों की ओर देखते हुए कहा, गली के आवारा कुत्तों का भी। भैरवी की बात सुनकर शिवा की हंसी छूट गई और उसने हंसते हुए भैरवी से कहा, चिंता मत करो, अगर वो सुनहरी लोमड़ी वाकई में तुम्हारी है तो वो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। शिवा ने तो अपने जीवन में न जाने कितने ही बड़े बड़े दिव्य पालतू जानवर देखे थे। ये पालतू सुनहरी लोमड़ी तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी।
वैसे भी अब जब उस जानवर की मालकिन उसे ढूंढते हुए उसके पास आ पहुंची थी तो शिवा के लिए उसे अपने पास रखने का कोई तुक नहीं बनता था। शिवा का जवाब सुनकर भैरवी खुश हो गई। उसने मुस्कुराते हुए शिवा को धन्यवाद दिया और 2 गिलास शराब और मंगवाकर आसानी से उसे गटक गई। हालांकि इतनी शराब पीने के बाद अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो अब तक लुढ़क ही जाता, लेकिन भैरवी तो पहले से ज्यादा होश में और तरोताजा दिखाई देने लगी थी। उसे देखकर शिवा कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे दूर से मीनाक्षी उसकी तरफ एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने हाथों में कॉफी का कप लिए हुए आती हुई दिखाई दी। उसके पीछे रोहिणी भी थी, जो इस वक्त काफी बेसब्र और झुंझलाई सी दिख रही थी। मीनाक्षी ने बड़े अदब से कॉफी के कप को टेबल पर रखते हुए कहा, भैया ये हमारे यहाँ की खास कॉफी है, याद से पी लेना। हालांकि मीनाक्षी ये सब शिवा से कह रही थी, लेकिन उसकी नजर भैरवी से हट ही नहीं रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर लड़की उसके भाई के बगल में बैठी होगी। उसे देखकर मीनाक्षी ने थोड़ा हिचकते हुए शिवा से पूछा, ये? मीनाक्षी जानती थी कि उसके भाई को ठीक हुए अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं और वो आज पहली दफा किसी बार में आया है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उस तरह की खूबसूरत लड़कियां उसके भाई को अपने जाल में फंसा ले। मीनाक्षी के हाव भाव देखकर भैरवी समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसीलिए उसने जानबूझकर अपने बालों को एक तरफ किया, मानो वो अपनी खूबसूरत सुराहीदार गर्दन का प्रदर्शन कर रही हो। फिर भैरवी ने मुस्कुराकर अदाएं दिखाते हुए कहा, मेरा नाम भैरवी है। तुम्हारे भाई ने मुझसे मेरा सबसे कीमती खजाना ले लिया है। यहाँ बेचारा उसी की जिम्मेदारी उठाने आया है। हालांकि मीनाक्षी आज तक कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही थी, लेकिन इतना तो उसे भी पता था कि ज्यादातर लड़कियों के लिए उनका सबसे कीमती खजाना उनका कौमार्य होता है। इसीलिए भैरवी की बात सुनकर मीनाक्षी घबरा गई और उसने चौंकते हुए कहा, क्या? भैरवी की बात सुनकर शिवा की भौहें तन गई। वो सच में बातें बनाने में कुछ ज्यादा ही माहिर थी, लेकिन इस वक्त वो जिसके सामने ये सब फजूल की बातें कर रही थी वो शिवा की छोटी बहन थी। इसलिए शिवा ने मीनाक्षी को समझाते हुए कहा, इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है मीनू, ये उस सुनहरी लोमड़ी की मालकिन है और उसी के बारे में बात कर रही है। शिवा की बात सुनकर भैरवी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हाँ सच में वो सुनहरी लोमड़ी मेरे लिए मेरा सबसे कीमती खजाना है। ये बात सुनते ही मीनाक्षी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शायद भैरवी को देखकर मीनाक्षी की सोच कुछ ज्यादा ही आगे चली गई थी और वो कुछ और ही सोचने लगी थी। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भैरवी अपने पालतू जानवर की बात कर रही होगी, इसीलिए वो शर्मिंदा महसूस करने लगी और जल्दबाजी में वहां से चली गई। मीनाक्षी की हालत देखकर भैरवी ऐसे हंसने लगी मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। हालांकि मीनाक्षी तो शर्मिंदा होकर वहां से जा चुकी थी, लेकिन रोहिणी अब भी वहीं खड़ी थी। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने गुस्से में घूरते हुए शिवा को देखा और तेज आवाज में कहा, शिवा, तुम्हारी बहन इतनी मेहनत कर रही है और तुम यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो, लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ऊपर से तुम मीनाक्षी को काम छोड़ने के लिए भी उकसा रहे हो। क्या तुम्हें सच में उसकी कोई परवाह है भी? लेकिन शिवा पर रोहिणी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कहा, हाँ मैंने उसे काम छोड़ने के लिए कहा है। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे पारिवारिक मामलों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रोहिणी ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? कालीचरण नाम्बियार जी ने मीनाक्षी की खातिर इस बार सुप्रीम मेंबरशिप ली है, वो भी पूरे 30 लाख रुपए की। अगर वो यहाँ से चली गई तो कालीचरण जी को 30 लाख रुपए कौन देगा? मुझे कुछ नहीं पता, मीनाक्षी यहाँ से नहीं जा सकती बस। मीनाक्षी के जाते ही उसके पीछे खड़ी रोहिणी ने शिवा से गुस्से में कहा, देखो शिवा, मुझे कुछ नहीं पता, मीनाक्षी यहाँ से नहीं जा सकती बस। लेकिन जब रोहिणी ने देखा कि शिवा उसकी बात सुनकर गुस्सा हो रहा है तो उसने शिवा को मनाने के लिए थोड़े धीमे स्वर में कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन उसे कम से कम यहाँ 1 और महीना तो काम करना ही पड़ेगा। रोहिणी की बात सुनकर शिवा ने ना में सर हिलाते हुए कहा, हरगिज नहीं। शिवा का जवाब सुनकर रोहिणी ने गुस्से में कहा,
तो ठीक है, तुम ये बात मैनेजर मूर्ति और कालीचरण नाम्बियार को समझाओ। वो लोग कमरा नंबर 1 में हैं, चलो मेरे साथ। इतना कहकर रोहिणी तुरंत वहां से निकल गई। हालांकि रोहिणी की बात सुनकर शिवा को उसमें किसी षड्यंत्र की बू आने लगी थी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप रोहिणी के पीछे चल दिया। शिवा को वहां से जाते हुए देखकर भैरवी ने पीछे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं यही हूं। भैरवी की बात सुनकर शिवा ने एक नजर पलटकर उसे देखा और आंखों ही आंखों में उसे धन्यवाद देते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां से निकलकर थोड़ी ही देर में शिवा और रोहिणी कमरा नंबर 1 में पहुंच गए। उस कमरे के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा लड़के और लड़कियां पहले से मौजूद थे और उन सभी ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। कोई भी एक नजर ही देखकर बता सकता था कि वहां मौजूद सभी लोग रईस परिवारों में से थे। कमरे के बीचों बीच रखी टेबल महंगी विदेशी शराब की बोतलों से भरी हुई थी और उस टेबल के सामने बैठा आदमी कालीचरण नाम्बियार था। कालीचरण को देखकर रोहिणी ने बड़े प्यार से मुस्कुराकर कहा, कालीचरण जी, देखिए मैं अपने साथ किसे लेकर आई, इनसे मिलिए। ये है मीनाक्षी के भाई शिवा शास्त्री। इतना कहकर रोहिणी कोने में जाकर खड़ी हो गई। रोहिणी की बात सुनकर कालीचरण ने अपनी आंखों के कोने से एक नजर शिवा को देखा और फिर धीरे से हंस दिया। उसने बर्फ से भरी बाल्टी से एक वाइन की बोतल निकाली और वाइन का ग्लास पूरा भरने के बाद उसे जोर से शिवा के सामने टेबल पर रखते हुए तेज आवाज में कहा, पहले इसे पियो, फिर हम बात करेंगे। उसके इतना कहते ही अचानक से वहां सन्नाटा छा गया। पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई। यहां तक कि उस कमरे में चल रहे गाने भी बंद कर दिए गए और लोगों ने आपस में खुसर फुसर शुरू कर दी। ये सब देखकर शिवा की भौएं तन गई, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उसने गहरी सांस लेकर गंभीर आवाज में कहा, नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। मैंने सुना है तुम लोगों को मुझसे कुछ बात करनी है। शिवा के इतना कहते ही वहां मौजूद नौजवान ठहाके लगाकर हंसने लगे, मानो वो सब वहां कोई हंगामा करने वाले हों। तभी भीड़ में से किसी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं आखिरकार हमें ऐसा इंसान मिल ही गया जिसने कालीचरण जी के सामने ना बोलने की हिम्मत की वहीं शिवा की बात सुनकर कालीचरण ने गुस्से में बर्फ से भरी बाल्टी को शिवा की तरफ सरकाकर हुक्म देते हुए कहा, अगर तुम ये वाइन नहीं पीना चाहते तो तुम्हें इस बाल्टी में भरी हुई बर्फ को खाना होगा। ये सुनकर शिवा ने गुस्से में कसकर अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने आज तक कालीचरण से ज्यादा घमंडी और बदतमीज इंसान नहीं देखा था। ये सब देखकर वहीं बगल में खड़े बार के मैनेजर मूर्ति ने भांप लिया कि वहां का माहौल ठीक नहीं है। अगर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती तो उसके लिए समस्या खड़ी हो सकती थी। इसलिए उसने जल्दी से ग्लास को उठाकर चीयर्स करते हुए मस्खरे अंदाज में कहा, अरे कालीचरण जी, गुस्सा मत होइए, ये तो अपनी मीनाक्षी का बड़ा भाई है, इसे परेशान मत कीजिए, नहीं तो मीनाक्षी आपसे गुस्सा हो जाएगी, शांत हो जाइए। इतना कहकर मैनेजर मूर्ति ने जल्दी से शिवा की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें पता भी है कि कालीचरण जी हर महीने यहाँ उस पर कितना पैसा खर्च करते हैं? ऊपर से मीनाक्षी इनके साथ बैठकर महंगी शराब पी सकती है, अच्छा खाना खा सकती है और भी बहुत से फायदे मिलते हैं उसे। कालीचरण जी से माफी मांगो और मीनाक्षी को यहाँ थोड़े दिन और काम करने दो। क्या कालीचरण शिवा से अपनी बात मनवा कर रोक पाएगा मीनाक्षी को इस बार में? कौन है वो रहस्यमयी लड़की भैरवी और वो किस देविका की बात कर रही थी? क्या वाकई में भैरवी सिर्फ अपनी पालतू सुनहरी लोमड़ी को वापस पाने के लिए शिवा का पीछा कर रही थी या फिर उसका मकसद कुछ और था?